हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आपको पता है हम +2 फिजिक्स का आज हम चैप्टर कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज न्यूट्रॉन। तो अभी पहले आपको एटम्स पता होने चाहिए, फिर आपको न्यूक्लियस और फिर आता है न्यूट्रॉन। जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं? एटम। और एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये जो छोटा सा न्यूक्लियस है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। न्यूक्लियस दो चीज़ों से बनता है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन फ्रॉम द पी, जैसे पी का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव, तो इसमें कौन सा चार्ज होगा? प्रोटॉन में पॉजिटिव। और एन का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है जी। न्यूट्रॉन अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस ही दो चीज, मतलब न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है जी। एक बिना चार्ज का, एक पी पॉजिटिव चार्ज का। और जो न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सब अटोमिक, मतलब एक अटोमिक पार्टिकल होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब आता है न्यूक्लियस, मतलब ये चीज है ना, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो इन्होंने भी यही बताया कि जो न्यूक्लियस होता है ना, एक ये जो एटम के बीच का न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन। ये चीज़ याद रखना, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियॉन पूछा जाता है क्या होता है? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इकट्ठे मिलते हैं तो न्यूक्लियॉन बनाते हैं, ठीक है जी। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एलिमेंट में और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके उसका आइसोटोप पता लगता है। अब आइसोटोप क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, और इससे आगे मैंने डिफरेंस भी बताया हुआ है। सो ध्यान से इस वीडियो को देखना, एंड तक आपको पता लग जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास कार्बन का सिंबल है, ठीक है जी। मैंने नीचे लिख दिया 16, ऊपर लिख दिया 12। तो ऊपर वाला होता है मास नंबर, ठीक है जी। और नीचे वाला होता है क्या है? एटॉमिक नंबर। और एक कार्बन मैंने और बनाया, तो उसमें क्या करूँगी मैं? नीचे 6, ऊपर 13। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जिसके एटॉमिक नंबर, मतलब नीचे वाले जो नंबर है सेम होते हैं और जो मास नंबर है वो डिफरेंट होते हैं, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है जी। तो अब न्यूट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपको पता लग गया, ये मैंने अभी बताया था। ये स्ट्रक्चर भी आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास एक एटम है, उसके बीच में न्यूक्लियस है और उसमें कोई चार्ज नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है जी। और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? यहाँ पे पहले पॉइंट, न्यूक्लियस कहाँ पे न्यूट्रॉन लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस ऑफ द एटम में, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज होता ही नहीं है, जिस वजह से ये क्या है? न्यूट्रल है। उसके बाद न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मतलब कितना वेट होता है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी। ये भी समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं। अब न्यूक्लियस तो पता लग गया, अब न्यूक्लियस के बीच में कोई फोर्सेस भी लग रही होंगी, तो उन फोर्सेस को हम न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। और फोर्सेस होती क्या है अब ये पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन थे और प्रोटॉन थे, ठीक है जी। अब न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, एटम मत समझना इसको, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है और एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। और पॉजिटिव वाला कौन सा है? प्रोटॉन है। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना, जो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं, मतलब जो चीज़, मतलब न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो एक दूसरे से क्लोज है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस। वो फोर्सेस जो पॉजिटिव चार्ज को और विदाउट चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन को एक साथ बांध कर रखती हैं, ठीक है जी, वो अट्रैक्ट करती हैं। उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। याद रखना, ये देखो जैसे हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, तो कोई फोर्स लग रही है जो इनको क्या कर रही है? एक दूसरे से ये बाउंड कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है जी। तो ये होती है न्यूक्लियर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस होती क्या क्या है। न्यूक्लियर फोर्सेस अभी मैंने बताया, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स लगती है, तो मे बी वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकती है, मे बी वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकती है, ठीक है जी।
ऐसे ये बताया गया है। उसके बाद जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो क्या चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक विदाउट चार्ज न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा चार्ज है, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है ना दो प्रोटॉन्स के बीच, वो हमेशा सेम रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, चाहे वो दो प्रोटॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन हो, दोनों में चार्ज क्या रहता है हमेशा सेम रहता है। और जिस वजह से ये कौन सी फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में। न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज़्यादा शॉर्ट रेंज भी होती हैं। शॉर्ट रेंज मतलब ये सिर्फ थोड़ी ही डिस्टेंस तक जा सकती हैं, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती, ठीक है। एट ग्रेटर डिस्टेंसेस दीज फोर्सेस आर निग्लिजिबल, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगी ना ये, अगर कोशिश भी करेगी तो भी जा नहीं पाएगी, ये सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर सकती है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस, और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। तो एक चीज़ सीधी सी पहले तो ये बताएंगे, हम एंड पॉइंट पहले पढ़ेंगे। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब ही होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, हर चीज़ सेम, और तीनों में आइसो है तो मतलब सेम सेम सेम, ठीक है। बट सेम क्या है, आइसोटोप का मतलब होता है सेम, पी मतलब प्रोटॉन्स, और जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, और प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं नीचे लिखे होते हैं, तो जिस वजह से जैसे कि हमने ये सिंबल दिया, मैंने 6 लिख दिया, 12 लिख दिया, और प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं वो नीचे वाली साइड होते हैं, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं। और जब भी किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर सेम हो, कहने का मतलब ये ऐसे 6 है 13 लिख दिया, अब ये देखो नीचे वाला दोनों का सेम है, मतलब नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और दोनों सेम है। जब भी एटॉमिक नंबर सेम हो किसी चीज़ का उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। और आइसोबार में देखो, आइसो का मतलब ही सेम होता है, बार का मतलब होता है वेट, वेट क्या मास नंबर। और जब मास नंबर मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने 13 कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कट करके नीचे 7 लिख दिया। अब देखो एटॉमिक नंबर अलग हो गए बट मास नंबर सेम हो गए, ठीक है जी। बार का मतलब क्या होता है वेट, वेट क्या होता है मास नंबर, मास की बात हुई है, और जब सेम मास हो तो उसको हम आइसो बार बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं आइसोटोन, आइसो मतलब सेम और एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन्स सेम हो, ठीक है जी। तो ये इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये सिंपल सी चीज़ आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये कोई भी सिंबल हमने लिया, नीचे हम क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही क्या है प्रोटॉन्स हैं, याद रखना न्यूट्रॉन्स हम ऊपर लिखते हैं हमेशा, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे लिखते हैं हम, एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं Z से और मास नंबर को लिखते हैं हम A से, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड होप today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.